बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस हम आ चुके हैं नए लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के टॉपिक पर। और बात किया था हमने गॉसेस एप्लीकेशन के बारे में। गॉस एप्लीकेशन के बारे में हमने देखा था पहले कि क्या क्या और कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस किस सिस्टम के लिए। तो पहले हमने कूलम्ब्स लॉ को प्रूव किया था, रिड्यूस करा था। दूसरा हमने निकाला था यूनिफॉर्म रॉड के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा हमने निकाला था शीट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग और नॉट कंडक्टिंग दोनों देखा था। दो शीट के लिए भी निकाल चुके हैं। और आज हम लोग बात करने हैं वेरी लास्ट टॉपिक जो कि है गॉसेस एप्लीकेशन का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और चार्ज हॉलो स्फीयर दोनों का कॉन्सेप्ट सेम रहता है, मैं पहले बता दूं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नाउ लेट्स डिस्कस विद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर, राइट। तो यहां पर हमारे पास हॉलो स्फीयर ले लीजिए या फिर कंडक्टिंग स्फीयर लीजिए, मतलब वही है कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब मेटालिक स्फीयर भी ले सकते हो, राइट। तो कहानी क्या है दोनों की? तो अगर मैं बात करूं कंडक्टिंग या मेटालिक स्फीयर की, तो ऐसे केस में आपके पास एक होता है स्फीयर जो कि आपका मेटालिक स्फीयर है, हॉलो भी हो सकता है। हॉलो स्फीयर की कहानी क्या है ना कि चार्ज हमेशा कहां पे होंगे? सरफेस पर होंगे, इसके पूरे रीजन पर फैले, राइट। और मेटालिक होंगे तो वैसे भी यूनिफॉर्मली फैलने वाले। ये आपने यूनिफॉर्मली फैला दिया चार्ज को। अब इसका जो रेडियस है आपने सपोज कर रखा है, क्या है? कैपिटल आर, राइट। ये है इस स्फीयर का रेडियस। और यहां पर आपको किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आज आप वही काम करने वाले हो, स्फीयर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हो, राइट। तो सपोज दैट कि अगर मेरे पास ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता तो क्या होता? तो सिंपली अगर मैं बताऊं कि सॉलिड स्फीयर में आपका ये पूरा रीजन मेटालिक होने की वजह से अंदर भी मेटल होगा, लेकिन चार्ज तो रैंडम होते हैं, राइट। क्योंकि मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम होंगे। इलेक्ट्रॉन्स रैंडम होंगे तो इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रैंडम मैनर में होगा। और रैंडम मैनर की वजह से अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव होता है वो इफेक्टिवली काम नहीं करता, मतलब नेट चार्ज सिस्टम का जीरो रह जाता है, अंदर कोई इफेक्ट मौजूद नहीं होगा। तो याद रखें, हॉलो, नॉन कंडक्टिंग या मेटालिक सॉलिड या फिर मेटालिक हॉलो, तीनों केसेस एक ही कॉन्सेप्ट को होल्ड करते हैं। दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए, राइट। आइए लेट्स सी कि हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है। कंसीडर दैट a metallic hollow sphere of radius capital R is uniformly charged by small q, right। सपोज दैट कि ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है जिस पर चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू फैला हुआ है, राइट। और इसका रेडियस आपने क्या सपोज कर रहा है? कैपिटल आर। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट्स, राइट। तो यहां पर अब आपका काम शुरू होता है। पहला आपका है आउटसाइड पॉइंट, राइट। आउटसाइड पॉइंट पर हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो अगर मैं आउटसाइड पॉइंट के बारे में कंसीडर करूं तो देयर इज अ आउटसाइड पॉइंट, राइट। ये आपने पॉइंट सपोज कर रखा है और इस पॉइंट का नाम आपने रख लिया P, ओके, P। तो P इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से आपको एक गॉसियन रीजन लेना होगा ट्रेडिशनली वे में, जैसे हमने पहले बता रखा था कि एक हमने गॉसियन रीजन ले लेना है। तो लीजिए हमने गॉसियन रीजन सपोज कर लिया। गॉसियन रीजन ऐसा होना चाहिए जो चार्ज को पूरी तरीके से इंक्लोज करता हो। तो नाउ दिस इज द गॉसियन रीजन इंक्लोज द चार्ज, राइट। तो ये हो गया, चार्ज को हमने पूरी तरीके से इंक्लोज कर रखा हुआ है।
अब आपको एक छोटा सा रीजन लेना है इस गॉसियन रीजन पर, ये भी तो एक 3D है, तो इस पर एक रीजन लेना है, छोटा सा पार्शियल रीजन, जिसका एरिया वेक्टर होगा कहां पे, आउटवर्ड, राइट, आउटवर्ड। अब इस पॉजिटिव चार्ज का तो इफेक्ट होगा ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट होगा वो भी कहां होगा, आउटवर्ड होगा। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होंगे। आपको पता है कि गॉसियन रीजन जो है वो आउटसाइड टू द स्फीयर है, तो इसका रेडियस इंपॉर्टेंट है, राइट, ये, क्योंकि कोई भी स्फीयर बिना रेडियस के नहीं बनता, तो इसका रेडियस हो गया स्मॉल r। तो दोनों कोसेंट्रिक है, सिस्टम और गॉसियन रीजन दोनों कोसेंट्रिक है, और इसका रेडियस स्मॉल r लिया है। वेयर याद रखिएगा स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ग्रेटर है, बड़ी है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। नाउ अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सपोज कर लीजिए E है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल E, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द surrounded region what phi is equal to integration for the closed region E dA, राइट, वेक्टर फॉर्म में होता है, इसको आप ओपन करोगे तो cos 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री आप देख पा रहे हो, दोनों आउटवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सिंपली वी कैन राइट एज E dA cos 0। तो dA किसका है, तो ये रीजन आपका गॉसियन रीजन है, तो इसको आपको लिखना होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, राइट। ये कहानी हो गई आपके गॉसियन रीजन के लिए फ्लक्स की। अब थोड़ा आगे बढ़े क्या और चेक करते हैं कि अगर मुझे निकालना हो गॉसियन लॉ के बेसिस पर फ्लक्स, तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, राइट। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है बच्चों, गॉसेस लॉ कहता है phi is equal to q by epsilon naught, और ये q कोई और नहीं इनक्लोज चार्ज है, इनक्लोज चार्ज का अमाउंट यही तो है, इनक्लोज होना भी चाहिए, तो इस रीजन के अंदर है, इनक्लोज है, बहुत बढ़िया। आपको पता सरफेस पर ही चार्ज है, तो सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे सपोज करते हो, ये आप लिखते हो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, किसका, जिस पर चार्ज है, ऑफ कोर्स। तो आप इसको लिख पाओगे phi इज इक्वल टू q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो हो जाएगा सिग्मा इनटू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा इनटू a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एरिया किसका है, इस वाले रीजन का, राइट। और आपको बस यहां दिखा देना है कि ये डेंसिटी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a होगा, राइट, q बाई a, डेंसिटी q बाई a, यहां से अमाउंट ऑफ चार्ज आपने कैलकुलेट कर लिया है। और आप इसको लिख सकते हो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर भी सपोज कर सकते हो एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, राइट, ये कहानी हो गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर देना है, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। तो यहां पर आपको दोनों को इक्वेट करने पर क्या मिला, E4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, सॉरी स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा ये आपको डिसाइड करना है, राइट। ये डिसाइड कर लीजिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई तो कैंसिल हो ही गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो गया क्या आपका कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सिंपली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा जो है डेंसिटी फिक्स रहने वाली है, एप्सिलॉन नॉट जो कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी है फिक्स होगी फ्री स्पेस के लिए, r जो कि रेडियस आपने ले रखा है स्फीयर का वो बदलना नहीं है, स्मॉल r की वैल्यू आप अपने हिसाब से कोई भी रैंडम ले सकते हो, मतलब ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो और करके E
प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये कहानी हो गई जिसको आपको ध्यान में रखना होगा कि ये डिस्टेंस पर किस तरह डिपेंड करता है, रेसिप्रोकल लॉ पर डिपेंड करता है। आइए आगे देखते हैं कि अगर ये पॉइंट P पर ना हो करके इस सरफेस पर हो जाए एग्जैक्टली तो क्या होगा। आइए थोड़ा इरेज करते हैं इसको, राइट। तो इरेज करने के बाद अगर मैं इसी पॉइंट को एग्जैक्टली कहां पर ले आऊं, P को एग्जैक्टली सरफेस पर ले आऊं जिसका नाम रख दिया Q। तो जहां पर आपने इस पॉइंट को आउटसाइड ले रखा था, इसको आपने क्या कर देना है, इसको आपने सरफेस पर ले लेना है, राइट। सरफेस पर सारी कहानी सिंपल है। P पर ना लेकर के सरफेस पर लोगे तो ये गॉसियन रीजन जो यहां पर है वो इस रीजन से हो जाएगा। आपको दोबारा करना होगा, बच्चों ध्यान देंगे। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, सरफेस पॉइंट क्या Q। और इस बारी क्या होगा कि आपका जो रीजन है वो एग्जैक्टली इसी पर होगा, और एग्जैक्टली इसी पर होगा तो स्मॉल r की वैल्यू इस बारी कैपिटल R हो जाएगी इक्वल। अब कैपिटल स्मॉल r इक्वल हो गया तो आपका सारा कॉन्सेप्ट ऐसा ही होने वाला है, बस स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इस बारी स्मॉल r और कैपिटल R दोनों सेम रीजन पे होंगे, ये यहाँ पे नहीं होगा। अब मैं इसको यहाँ पर तो नहीं देखने वाला, दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, वैसे मैं बता दूं, बस इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना होगा इफ अगर ऐसा हुआ तो इस बारी स्मॉल r कैपिटल R दोनों एक ही रीजन पे हो गए, और ऐसे केस में आपका 4 पाई r स्क्वायर सिंपली यहां पर 4 पाई r स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहानी तो नहीं आएगी, इसको मैं इरेज कर देता हूं, पूरा फैक्टर इरेज कर दूं, और फाइनली जो आपको मिलने वाला है गॉसेस लॉ से, तो गॉसेस लॉ क्या कहता है कि आपका जो फ्लक्स होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जो कि आप लिख सकते हो सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जैसा कि आपने अभी अभी लिखा था, राइट। तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिया। फ्रॉम 1 एंड 2 जैसा कि आप करते आए हो, तो phi इज इक्वल टू क्या मिला आपको, मिला E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा टर्म कैंसिल हुआ, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा सोचिए कि अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R की इक्विवेलेंट हो जाए तो ऐसे केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। इसके पहले वाले केस में स्मॉल r स्क्वायर वैल्यू नीचे और कैपिटल R ऊपर था, स्मॉल r की वैल्यू ज्यादा थी और कैपिटल R की वैल्यू कम थी, इसलिए उस दोनों का रेशियो जो है r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर जो था, सॉरी कैपिटल R स्क्वायर अपन स्मॉल r स्क्वायर जो था वो लेस देन 1 आता, राइट, लेस देन। बट यहां पर इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1 आ रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू से बड़ी है, ये बड़ी है, ध्यान में रखेंगे बड़ी है, ओके। अच्छा, अब बात करेंगे कि अगर मैं सरफेस पॉइंट पर न रहूं, अंदर आ जाऊं तो क्या होगा। तो इसके लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा इस बार मिटाने जा रहा हूं, और इस बार आपके लिए यहां पर देखेंगे, इसको इरेज करेंगे। आइए इस बारी इनसाइड पॉइंट का नाम भी आप सपोज कर लीजिए, दिस इज व्हाट एस सपोज कर लेते हैं, दिस इज एस, राइट। और ये आपका सेंटर और ये रेडियस एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, और जहां से निकालना है उसको आप गॉसियन रीजन से इनक्लोज कर लोगे, जिसका रेडियस जो है स्मॉल r होगा, राइट। सब कुछ वैसे ही, छोटा रीजन लेंगे, इसका एरिया वेक्टर लेंगे आउटवर्ड, जैसा कि आपने पहले जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट आउटवर्ड होता है, जैसा कि आप पहले जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, जैसा कि रेडियल होगा, आपको पता ही है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इनर गॉसियन रीजन, राइट। गॉसियन रीजन के लिए अब आपको क्या करना है, सिंपली phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर इनक्लोज्ड रीजन दैट इज dA cos 0 एज यू नो, जैसा कि आपको पहले भी पता था। इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, cos 0 की वैल्यू 1, dA के लिए इंटीग्रेट करोगे, गॉसियन रीजन को ही तो डिपिक्ट करता है। तो सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, लेकिन इस बार स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है, तो आपको लिख देना चाहिए कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, राइट। तो सिंपली इक्वेशन नंबर 1 अगेन पुट कर दीजिए, यहां पर आपने पुट करना है अगेन फ्रॉम
गॉसेस लॉ। अब ये गॉसेस लॉ अप्लाई करना है ना, तो गॉसेस लॉ phi इज इक्वल टू क्या होगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट एक सेकेंड, q बाय एप्सिलॉन नॉट उसके लिए जो इस रीजन के अंदर चार्ज आता हो उसी के लिए। बट यहां पर जो इनक्लोज रीजन है वो किसी भी चार्ज को इनक्लोज नहीं करता है। दिस मींस कि दिस रीजन इज आउट ऑफ द चार्जेस, राइट। तो यहां पर चार्ज का अमाउंट क्या होगा, इनक्लोज चार्ज होता है, ये जीरो हो जाएगा। सिंपली phi की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी। नाउ अब आपका क्या हो जाएगा, E4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आई बात कि इनर साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, 0। सरफेस पर ये वैल्यू बड़ी थी, आउटर रीजन पे आपको पता ही स्मॉल r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो लेस देन 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे कम कहां होगी, इनसाइड में होगी, 0 है, उससे कम क्या होगा, और सबसे ज्यादा कहां होगी, ऑफ कोर्स सरफेस पर होगा। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन अगर मैं चाहूं तो एस्टेब्लिश कर सकता हूं। हेंस ग्राफ बिटवीन E एंड R, अगर मैं इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो कैसा बनना चाहिए, आइए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए ग्राफ बनाने के लिए पहले स्फीयर ड्रॉ कर ले। ये मेटालिक स्फीयर है, सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। इसके सरफेस पर चार्ज है, राइट, ये कुछ इस तरीके से, और इसका रेडियस है कैपिटल R। ये हो गया सेंटर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R के इक्वल है। ये पूरा स्मॉल r को डिपिक्ट करता है। स्टार्टिंग में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या था बच्चों, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, सेंटर पे 0, यहां 0, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस है और ये डिस्टेंस की एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, मतलब ये इसी एक्सिस पर लाई करती थी, किस एक्स एक्सिस पर। और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिली, ऑफ कोर्स सरफेस पर। कितना मिला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस समय r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, राइट, तो उस समय सबसे ज्यादा वैल्यू अचानक थी। और फिर उसके बाद जैसे सब आगे बढ़े तो 1 से वैल्यू डिक्रीज होने लगी, जिसके वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होने लग गई। और ये बताता है कि इसके आगे 1 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में आगे बढ़ रहा था। और सिंपली यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था और वो किसके इक्वल था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। आई होप ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, राइट। आइए फटाफट से इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं ताकि ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। आइए, हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल जो कि इस टॉपिक को और क्लियर करने वाला है। आइए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या है। Example, a metallic hollow sphere has charged 9 microcoulomb of radius 12 सेंटीमीटर। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का कोई स्फीयर है जिसका रेडियस आप 12 सेंटीमीटर देख रहे हो, जिसके ऊपर चार्ज 9 माइक्रोकूलम्ब का यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है। ओके, अब बात मैं करूंगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड करना क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट द गिवन पॉइंट्स, कहां-कहां 12 सेंटीमीटर पे निकालना है, 9 सेंटीमीटर पे निकालना है और 6 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट करना है। सिंपली मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। आइए पिक आउट करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, ये आपका स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली फैल रखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कहां-कहां पर। एक तो इसका रेडियस दे रखा है, आपको निकालना है आउटसाइड पर, सरफेस पर, इनसाइड पर। कैसे पता, पढ़ करके समझ में आ रहा है कि एक तो 12 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली है, 12 सेंटीमीटर पे, 9 सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर। अगर मान लेते हैं कि ये आपका जो पॉइंट है वो आपका 16 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। और एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, मैं बता दूं एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पड़े हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, एक मैंने 16 कर दिया, एक 12 एक 6, तो मतलब एक हमने आउट पॉइंट पर निकालना है, एक सरफेस पर निकालना है और एक इनसाइड पर निकालना है। मान लीजिए यही क्यू और एस है। ओके, नाउ लेट्स सी, एक तो आपको पहले निकालना था कहां पे, आउटसाइड पर। कैसे पता, पढ़ करके समझ में आ ही रहा है। आउटसाइड की वैल्यू स्मॉल r है और वो कैपिटल R 12 है, जबकि स्मॉल r बड़ी होगी। तो ऐसे केस में E इज इक्वल टू क्या बताया गया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, राइट, यही कहानी है। बट यहाँ पर तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो 9 माइक्रोकूलम दे रखा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दे रखा है। सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है बच्चों, यहाँ पे सिग्मा को आपको ब्रेक डाउन करना होगा। एज यू नो कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आता है? तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है q बाई a, राइट, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, अमाउंट ऑफ चार्ज एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये आ गया। यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, कैपिटल आर से। एज यू नो ये टर्म कैंसिल हो गया, सिंपली आपको मिलेगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिला, सिंपली q बाई आर स्क्वायर मिला। ये वाला जो टर्म है आपने पहले भी देख रखा है, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख देना होगा, क्योंकि अमाउंट पर आपको क्या लिखना है, 9 इंटू माइक्रो की वैल्यू 10 पावर माइनस 6 होती है। अब स्मॉल आर की वैल्यू एज यू नो 16 सेंटीमीटर दे रखा है, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और इसको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा 16 इंटू 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व आउट करना है। सिंपली आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व आउट करके आंसर पिक कर लेंगे। अगर मैं सेकेंड टर्म के बारे में बात करूं, मतलब अगर मैं आपको बी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलूं, ये आपका ए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे केस में आपको सेम सब कुछ मिलेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, q बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल होगा, कैपिटल आर तो बचेगा। सिंपली आपको कैपिटल आर में और 12 सेंटीमीटर रख के सॉल्व करना है, मीटर में चेंज कर लेंगे। अब आइए थर्ड सी वाले पॉइंट पर। सी वाला पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है, क्योंकि आपको पता है इनसाइड कैसे पता, 12 से छोटा है। ऐसे केस में आपको पता ही है इनसाइड में, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एज यू नो 0 होती है, तो बताने की ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लोगे, आंसर डिक्लेयर कर लोगे और आंसर आप मेरे से शेयर कर लोगे, ताकि हमें पता चल सके कि आप एग्जैक्टली सही रूट पे चल रहे हो। आइए फटाफट से एग्जाम्पल सेकेंड पे चलते हैं, और ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से समझना है। मेटालिक हॉलो स्फीयर हैज चार्ज डेंसिटी 6 मिली कूलम, मिली 10 पावर माइनस 3 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज करना होगा, चेंज करेंगे अभी। एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, ओके। तो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 18 सेंटीमीटर पे फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है कि सरफेस अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है। आइए एग्जैक्टली सॉल्व करें, कैसे करना है। इसको इरेज कर दिया जाए। आइए बच्चों, तो यहाँ पर पहली कहानी तो हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 18 सेंटीमीटर पे निकालना है। मतलब ये तो तय हुआ कि ये आउटसाइड पॉइंट है। कैसे पता चला आउटसाइड पॉइंट है, क्योंकि इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, जो कि 18 से तो छोटा ही है। ऐसे केस में आपको पता है स्मॉल आर की वैल्यू दे रखा है। स्मॉल आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। एग्जैक्टली सिग्मा की वैल्यू दे रखा है 6.0 मिली कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज करना होगा, 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिंपली आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 10 टू द माइनस 4। इसको आप ऊपर शिफ्ट कर लोगे तो हो जाएगा 60, एग्जैक्टली माइनस 4 ऊपर जाएगा, प्लस 4, और ये इसके साथ सब्सट्रैक्ट करोगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये एग्जैक्टली आपको सिग्मा की वैल्यू मिल गई ना। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मेट ये भी होता है आउटसाइड के लिए। तो 60 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये हो गया। और एग्जैक्टली r की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18, राइट। 18 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 60 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12, एग्जैक्टली 10 इंटू 10, ये टर्म कैंसिल होगा, और नीचे 18 इंटू 18 एग्जैक्टली। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो भी आएगी आप इसका आंसर न्यूटन पर कूलम के फॉर्म में
डिक्लेयर करके आप मुझे दे देंगे, राइट। ये कहानी हो गई फर्स्ट। सिंपली अगर मैं आप बात करूं आपसे सेकंड टर्म क्या पूछा जा रहा है, सेकंड टर्म में आपसे अमाउंट ऑफ चार्ज दे रखा है, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो अमाउंट ऑफ चार्ज आपसे पूछा जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है q बाई a, राइट, और a इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 पाई कैपिटल R, जो कि रेडियस होने वाला है स्फीयर का। यहां से आपका अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, तो सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, q इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 60 और 4 इंटू 3.14, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, राइट। ये कहानी हो गई। इसका आपको करना है सॉल्व, और कुलाम में आंसर आएगा बच्चों, ये आपने आंसर दे देना है, राइट। बात क्लियर हो गई। तो ये आंसर आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इस सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, और वो ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक और है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग रीजन। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इफेक्ट सॉलिड में देता है वो हॉलो में नहीं होता, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए जस्ट दिमाग में ये रखना है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिला है वो सॉलिड मेटालिक रीजन की वजह से मिला हुआ है, बट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग रीजन का फॉर्मेट अलग होता है। आई होप ये बातें आपने समझ ली होंगी। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर आज होता है समाप्त, मतलब अब हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। अगले टास्क में मिलेंगे तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। तब तक इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लीजिएगा। आगे हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।